नमस्कार। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ओशनोग्राफी के पार्ट 2 में आज हम चर्चा करेंगे मध्य युग और 18वीं शताब्दी तक के समुद्र विज्ञान के विकास और इतिहास के बारे में। और इससे पहले इसके पार्ट 1 में हम क्लासिकल पीरियड या प्राचीन काल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने 4000 ईसा पूर्व से लेके दूसरी शताब्दी तक के समय में जो समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए उनके बारे में हमने जाना। मध्यकाल को अंधयुग या डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1200 वर्षों का है, जो दूसरी शताब्दी से शुरू होकर 14वीं शताब्दी के अंत तक फैला है। और इस दौरान भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उस पर अरबों का अधिकार हो गया। और अरब जो लोग थे वे उत्तरी एवं पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और हिंद महासागर से होकर भारत के साथ व्यापार करते थे। और इसी दौरान उन्होंने हिंद महासागर पर चलने वाली जो मानसूनी पवनें थी उनके प्रतिरूप को उन्होंने समझा। और इसके बाद जो इसमें नाम आता है वो है 673 ईस्वी से लेके 735 ईस्वी के बीच में जो बेदे नाम के एक अंग्रेज सन्यासी हुए थे उनका। और उन्होंने ज्वारीय जो परिघटना है यानी जो टाइड्स आते हैं उनका ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने ये बताया कि वे चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसे उन्होंने चंद्र नियंत्रण का नाम दिया। और इसी काल में स्कैंडिनेविया के जो वाइकिंग्स थे उन्होंने अटलांटिक महासागर में पश्चिम की ओर एवं भूमध्य सागर की ओर यात्राएं की। और इसी के दौरान उन्होंने वुल्फेस्टन के नेतृत्व में बाल्टिक सागर एवं अदर के साथ स्कैंडिनेविया के तट तक की यात्रा की। वाइकिंग लोगों ने 865 ईस्वी में आइसलैंड एवं 982 ईस्वी में ग्रीनलैंड तक वे पहुँचे। एरिक द रेड का पुत्र लीफ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति बना। और उन्होंने जो न्यू फाउंडलैंड है उसका नाम विनलैंड किया, जो आगे चलकर न्यू फाउंडलैंड हो गया। और इस मैप में वाइकिंग्स लोगों के द्वारा जो यात्राएं की गई थी उनका रूट दिखाया हुआ है। और उसके बाद आता है खोज का स्वर्णिम युग, द गोल्डन एज ऑफ डिस्कवरी। समुद्र विज्ञान के विकास के इतिहास में 15वीं व 16वीं शताब्दी को खोज का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि 200 वर्षों की इस अवधि में व्यापक स्तर पर नए क्षेत्रों की खोज एवं अन्वेषण का दौर शुरू हुआ। और 15वीं शताब्दी में ही भूमध्य सागर से पश्चिम की ओर समुद्री यात्राएं विधिवत प्रारंभ हुई, क्योंकि पूर्वी जो व्यापारिक मार्ग थे उन पे अरबों का अधिकार था। और इसी दौरान प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, जो कि पुर्तगाल के थे, उन्होंने वहाँ पे एक सागरीय वेधशाला मरीन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की, जिससे पुर्तगीज़ जो नाविक हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके और जिससे वे पूर्वी द्वीप समूह और भारत पहुंचने का एक अल्टरनेट रूट ढूंढ सकें। इसके लिए प्रिंस हेनरी ने खोज यात्रियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें सहायता भी पहुंचाई। इसी के दौरान लियोनार्डो दा विंची ने महासागरीय धाराओं तथा तरंगों का अध्ययन किया तथा उनके विषय में डिटेल में उन्होंने लिखा। और उन्होंने बताया कि सागर तल में उतार चढ़ाव होता रहता है। विंसी का यह विचार इटली के पर्वतों पर मिले सागरीय जीवावशेषों यानी फॉसिल्स के अध्ययन पे आधारित था। और इसी अवधि में बार्थोलोम्यू डायस ने 1446 में केप ऑफ गुड होप और केप अंगुलहांस होकर अफ्रीका का सरकम नेविगेशन करते हुए पूर्व के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया। और इसी अवधि में और स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने
1492 में भारत की खोज के लिए अपनी यात्रा शुरू की और वे भारत पहुंचने की बजाय कोलंबस उत्तरी अमेरिका एवं कैरिबियन द्वीपों तक पहुंचे। केवट ने इसी अवधि में अटलांटिक को पार कर हैलिफैक्स बोस्टन की ओर यात्रा की और इसी अवधि के दौरान वास्को डी गामा ने 1498 में अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में सफलता पाई। और इन्हीं सारी खोज यात्राओं में कई और भी महत्वपूर्ण यात्राएं हैं, जैसे पेड्रो अल्वेर केब्राल ने सन 1500 में अटलांटिक महासागर में नौ संचालन किया तथा दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील की खोज की। जोआन पाउंस दे लियोन ने मेक्सिको की खाड़ी में धाराओं का अवलोकन करने के बाद सन 1513 में फ्लोरिडा धारा का वर्णन किया। और इसी के साथ प्रशांत महासागर का यूरोपवासियों को पता 1513 में चला, जब वास्को नूनेज द बल्बोआ ने मध्य अटलांटिक सागर से होकर पनामा जलडमरू मध्य को पार किया और वे पुनः भूमध्य सागर में पहुँचे। और पीटर मार्टिर ने गल्फ स्ट्रीम की प्रकृति का अवलोकन तथा अध्ययन करने के बाद सन 1515 में इसकी उत्पत्ति का वर्णन किया। और खोज व अन्वेषण के इस युग का चरमोत्कर्ष या प्रकाष्ठा उस समय हुई जब फर्डिनेंड मैगलन ने 1519 में जल मार्ग से विश्व की परिक्रमा की, यानी सर्कमनेविगेशन किया वर्ल्ड का। और पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए मैगलन दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर यानी मैगलन जल संयोजक तक पहुँचे, जो उनके नाम पे जिसका बाद में नामांकन हुआ था, उसको पार करके वे चिली तट तक पहुँचे। किंतु फिलीपाइंस द्वीप समूह के निकट दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी जो ये समुद्री यात्रा थी उसकी कमान सेबेस्टियन डल कानो ने संभाली और उनका जो ये ख्वाब था उसको उसने पूरा किया। गैस्पर एवं कॉर्टिरियल ने न्यू फाउंडलैंड की खोज की। इस अवधि की जो अनेक समुद्री यात्राएं हुई उसमें से कार्टियर ने सेंट लॉरेंस की खाड़ी की खोज की। फ्रांसिस्को पिजारो ने 1532 में पेरू की खोज की। इसके अतिरिक्त केवट, बेरिंग, हम्बोल्ट आदि जो समुद्री यात्री हैं उनका भी नाम उल्लेखनीय है। और फ्रांसिस ड्रेक ने दक्षिणी अमेरिका तथा अंटार्कटिका के मध्य मार्ग की खोज की। और इसी अवधि में जेराडस मर्केटर ने विश्व के मानचित्र के लिए 1569 में एक ऐसे मानचित्र प्रक्षेप की रचना की जिसका उपयोग नेविगेशन के लिए नाविकों द्वारा आसानी से किया जा सकता था। और 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के जो 200 वर्ष हैं उसको महासागरों के वैज्ञानिक अन्वेषण का महाकाल कहा जाता है। इस दौरान महासागरों के संबंध में कई जानकारियां प्राप्त हुई। इसी अवधि में रॉबर्ट बॉयले ने महासागरीय लवणता, तापमान, दबाव तथा घनत्व का अध्ययन करने के बाद अपनी एक बुक लिखी और उस बुक का नाम उन्होंने ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सॉल्टीनेस ऑफ द सी नाम दिया। और 1674 में ये बुक प्रकाशित हुई। आइजैक न्यूटन ने महासागरीय ज्वारों की उत्पत्ति के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्सिग्ली ने सबसे पहले भूमध्य सागर के तलीय उच्चावच, तापमान, लवणता, जलदाब तथा ज्वारों एवं धाराओं के आधार पे प्रादेशिक समुद्र विज्ञान में उन्होंने इसका वर्णन प्रस्तुत किया। आयलर ने महासागरीय ज्वारों की उत्पत्ति के कारणों, खासकर बलों के अध्ययन का प्रयास किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने गल्फ स्ट्रीम के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद उसका समुद्री जो चार्ट है वो बनाया। और इस काल में सबसे महत्वपूर्ण जो यात्राएं रही वे रही कैप्टन जेम्स कुक की
कैप्टन जेम्स कुक ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महासागरों के प्राकृतिक इतिहास को जानने के लिए 3 प्रमुख समुद्री यात्राएं की, जिसमें से उनकी जो पहली यात्रा थी वो उन्होंने HMS एंडेवर जहाज़ पे 1768 में शुरू की। और इनकी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था टेरा ऑस्ट्रालिस, जिसे उस समय सदर्न लैंड भी कहा जाता था, उसको खोजने के लिए ये रवाना हुए। और उन्होंने फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग की खोज की और उन्होंने ये व्यक्त किया कि न्यूजीलैंड टेरा ऑस्ट्रालिस का पार्ट नहीं है। और ग्रेट बैरियर रीफ को पार करते समय उनके बेड़े का, यानी जो उनके साथ और अन्य जो जहाज़ थे उनमें से एक जहाज़ नष्ट हो गया। और कैप्टन कुक ने अपनी इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है उस तट रेखा का मानचित्र तैयार किया। कैप्टन कुक ने एंटार्क्टिका महाद्वीप की खोज के लिए 1772 में HMS एडवेंचर एवं HMS रेजोल्यूशन नामक जहाज़ों के साथ अपनी दूसरी समुद्री यात्रा प्रारंभ की। और इस दौरान उन्होंने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए पूरे ग्लोब के 9 परिसंचलन यानी सर्कम नेविगेशन के लिए उन्होंने पश्चिमी दिशा में जब जहाज़ को मोड़ा तो वहाँ पे आइसबर्ग के कारण उनका जहाज़ है वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्होंने ईस्टर, टोंगा, न्यू हेब्राइडस, मार्कलेस, न्यू कैलिडोनिया एवं सोसाइटी द्वीपों की खोज की और उनके चार्ट तैयार किए। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में साउथ जॉर्जिया तथा साउथ सैंडविच द्वीप समूहों का भी उन्होंने पता लगाया। और इस दौरान उन्होंने हैरिसन द्वारा निर्मित क्रोनोमीटर की सहायता से जो विभिन्न स्थान हैं उनके देशांतर का शुद्धता से मापन किया या निर्धारण किया। कैप्टन कुक ने अपनी तीसरी समुद्री यात्रा सन 1778 में शुरू की तथा प्रशांत महासागर के द्वीपों की खोज का काम उन्होंने प्रारंभ किया। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने हवाई द्वीप सहित कई द्वीपों को खोजने में सफलता पाई। और इसी दौरान वे बेरिंग जलडमरू मध्य तक भी पहुंच गए, लेकिन आगे आइसबर्ग्स के कारण वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। और 1779 में हवाई द्वीप के आदिवासियों के साथ हुई झड़प में उनकी हत्या कर दी गई। कैप्टन कुक ने नए खोजे गए क्षेत्रों की अक्षांशीय अवस्थिति के निर्धारण के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हैरिसन के क्रोनोमीटर का उपयोग किया। उसके साथ ही साथ कैप्टन कुक ने कोरल रीफ्स के बारे में भी पर्याप्त जानकारी एकत्रित की। और कैप्टन कुक को पहली बार अक्षांश देशांतरों के साथ वर्ल्ड का पहला रिलायबल मैप बनाने का श्रेय दिया जाता है। कैप्टन कुक एंटार्क्टिक वृत्त को पार करने वाले पहले यात्री थे। और यहाँ पे जो ये मैप दिखाया गया है इसमें कैप्टन कुक की जो तीनों यात्राएं थीं उनका रूट प्रदर्शित किया गया है।